बहुत समय पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ गुजर गई थी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक झोपड़े में रहते थे। उनके पिता पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में पिस पिस के उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई पत्नी बहुत अमीर परिवार से थी। उनको पसंद नहीं था कि वे गरीब थे और एक झोपड़े में रहते थे, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसल और ग्रेटल को कुछ सुनाई दिया। उनकी नई माँ उनके पिता से कुछ बोल रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को भगाओ, वरना हम सब मरेंगे। उनके पिता ने आवाज उठाई, तुम चुप रहो। मैंने सोच लिया है, कल इनको कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसल ने उसे चुप कराया। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता ढूंढ लेंगे घर का। उस रात हैंसल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जेब में भरकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके पिता ने बताया कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसल पत्थर गिरा गिरा के निशानी बना रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के पिता और माँ निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो कभी नहीं लौटे। रात ढलते ही जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसल और ग्रेटल वही आग के पास ही बैठे रहे जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डले हुए पत्थरों को देख देख कर घर की ओर जाने लगे। अच्छा किया हैंसल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुंचे, पिताजी चौंक गए पर खुश भी थे, और माँ दिखा रही थी जैसे वो खुश थी, पर सब नाटक था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने वापस उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसल फिर से पत्थर चुनने ना जा पाए। पर हैंसल था समझदार। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपने पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से माँ और पिता निकल लिए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसल और ग्रेटल सूरज ढलने से पहले रवाना हो गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसल भी लाचार था। अब के ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना, और जान को मुसीबत अलग से। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। तीसरे दिन उनको एक बेहद सफेद चिड़िया दिखी। उसने इनको गा के सुनाया।
वो उस पल अपनी भूख भूल के उस चिड़िया के पीछे गए और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार ब्रेड की थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडी से और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसेल और ग्रेटेल खुशी के मारे रुक ना पाए। सारी थकान भूल के उस घर की ओर भागे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने को गए, अंदर से एक आवाज आई। अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उनको सारी घटनाएं बताई तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर के बाहर और अंदर बिल्कुल अलग था। अंदर अंधेरा था और अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाईं, ऐसी भी जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस पे सोए वो बिस्तर इतना मुलायम। सुबह उठे तो देखा कि वो औरत नहीं थी कहीं। उन्हें ढूंढने लगे दोनों। वहीं उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो बक्से भर के खजाना पड़ा था। दोनों चौंक गए। हैंसेल और पास से देखना चाहता था। तभी उनकी आवाज फिर आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और वो चुड़ैल ठीक सामने खड़ी थी। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने तहखाने ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसेल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटेल को वो किचन ले आई घसीट के। तेरा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बना। मोटा ताजा होगा तो मुझे उसे खा के मजा आएगा। पर तू कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। ग्रेटेल को उसकी बात माननी ही पड़ी। हैंसेल था तो समझदार। उसने तरकीब सोची चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी, वो पिंजरे के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसेल मोटा हुआ या नहीं। हैंसेल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटेल से और खाना बनाने को कह रही थी। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, अब आज तो मैं हैंसेल पाए बनाऊंगी, उसने ग्रेटेल से कहा। अवन में देख जरा, आटा पका या नहीं। वो डरी हुई तो थी, पर ग्रेटेल अपने भाई जैसी समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे अवन में धक्का देने वाली है। मेरा सर अंदर नहीं जा रहा है, आटा नहीं दिख रहा है, ग्रेटेल बोली। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौके पे ग्रेटेल ने सारी ताकत लगा के चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटेल को पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसेल को निकाला। अवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहां से निकल के जंगल की ओर भागे।
पर कहाँ जाए ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी मिली। एक बड़े से बतख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम चला कि वो कहाँ हैं। वो दौड़े दौड़े घर पहुंचे। बच्चों को देख पिता बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश की पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब भुला दिया। पर वो पिता के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से ढेर सारे हीरे मोती निकाले जो उन्हें चुड़ैल के घर में मिले थे। पिता ये देख के चौंक गए। उनके परिवार को फिर कभी तकलीफ नहीं हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। एक समय की बात है, दूर देश में एक छोटा लेकिन घना जंगल था। पेड़ आपस में बातें करते और फूलों ने एक दूसरे को परागित किया और सभी पौधों को एक जंगल के रूप में एक साथ रहने का आनंद मिला। बसंत के एक खूबसूरत दिन की बात है। एक कैक्टस और सूरजमुखी के बीच एक चमकता हुआ बीज उगने लगा। ये बढ़ता हुआ फूल सुंदर पंखुड़ियों वाला एक भव्य गुलाब था। हेलो, मेरा नाम रोजी है। मैं कैक्टस हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारी पंखुड़ियाँ कितनी सुंदर है रोजी। काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी पंखुड़ियाँ होती। धन्यवाद, लेकिन हर कोई प्यारा, सुंदर और सुगंधित नहीं हो सकता, है ना? रोजी की अभिमानी बातों ने सभी को चौंका दिया। वो कितनी अहंकारी फूल थी, चाहे वो अभी अभी ही खिली थी। बेशक मैं यहाँ की सबसे सुंदर फूल हूँ। मेरी चमकदार पंखुड़ियों को देखो। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत पौधे हैं रोजी, आप उनमें से सिर्फ एक हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाकी कांटेदार कैक्टस से मेरा मुकाबला करने की? मैं उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। कैक्टस उनकी बातों को सुनकर बहुत परेशान था, पर वो कुछ भी नहीं कह पाया। तुमने कैक्टस से जो कुछ भी कहा रोजी, वो ठीक नहीं था, समझ गई? और कांटे तो तुम्हारे पास भी हैं। दरअसल कैक्टस की तुलना मेरे जैसे खूबसूरत गुलाब से करना अच्छी बात नहीं ना। हाँ, सुंदरता के बारे में आप क्या जानेंगे? आप तो खेलते भी नहीं। ना ही कैक्टस, ना ही सूरजमुखी और ना ही कोई पेड़ रोजी के इस रवैये से खुश हो सकता था, क्योंकि वो एक फूल थी जो लगातार खुद की तारीफ करती थी। दिन बीतते गए और अंत में गर्मियां आ गई। सूरजमुखी बहुत खुश थी। अपने चमकीले पीले चेहरे के साथ वो दिन भर सूरज की किरणों का पीछा करती रहती। दूसरी ओर कैक्टस अपने उस पानी को पीने लगा जो उसने पूरी सर्दियों में जमा किया था, और वो पूरी गर्मी में खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ रख रहा था। यहाँ तक कि कुछ छोटे पक्षी भी पानी पीने के लिए कैक्टस के पास गए, जबकि अन्य पौधे इस गर्म मौसम के लिए कैक्टस की तरह पानी जमा नहीं कर सकते थे, और प्यास के कारण गुलाबी भी मुरझाने लगी थी। क्या यहाँ कभी बारिश होगी? बारिश के लिए सर्दियों का आना जरूरी है रोजी। लेकिन मैं प्यास से सूखने वाली हूँ। मेरी सारी सुंदरता चली गई है। मैं मुरझा रही हूँ। तुम चाहो तो कैक्टस से मदद मांग सकती हो रोजी। रोजी ने देखा कि कैक्टस दूसरे फूलों की मदद करके खुश है, लेकिन उसे बोलने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो हमेशा उससे कड़वे शब्द ही कहती थी।
हालांकि जब एक और पंखुड़ी सूख गई और उसके सिर से गिर गई तो उसने अपना अभिमान एक तरफ रख दिया और कैक्टस से माफी मांगी। हे कैक्टस, मैंने आपको और पाइन ट्री से जो कड़वे शब्द किए उसके लिए मुझे अफसोस है। आप दोनों इस जंगल के बहुत सुंदर और उपयोगी पौधे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैक्टस ने देखा कि रोजी में बदलाव आ रहा है और उसने अपना अहंकार एक तरफ रख दिया है, इसलिए उसने अपना पानी उसके साथ साझा किया। वो महसूस कर सकती थी कि जीवन एक बार फिर से उसके अंदर उगाया है और उसकी चमकीली पंखुड़ियां खिल उठी हैं। उस दिन से रोजी ने अपने दोस्तों को उनके रंग रूप से नहीं आंकना सीख लिया, क्योंकि हम एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना दिखें, लेकिन हमारी सुंदरता से ज्यादा हमारा व्यवहार मायने रखता है। गोल्डीलॉक और 3 भालू। एक बार जंगल के किनारे वाले एक घर में एक सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी। इस सुनहरे बालों वाली लड़की का नाम था गोल्डीलॉक्स। वो इतनी कमाल की और प्यारी थी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन इतने प्यारे होने के बावजूद कई बार वो एक नटखट लड़की बन जाती थी। जब भी वो खेलने के लिए बाहर जाती, उसकी माँ उसे संभल कर रहने की चेतावनी देती। बेटा, पीछे के आंगन में ही रहना, जंगल में मत जाना। बीच घने जंगल में एक झोपड़ी में एक भालू का परिवार रहता था। एक चौड़े कंधों वाले पापा भालू, मध्यम आकार की मम्मा भालू और एक बेबी भालू। मम्मा भालू हमेशा नाश्ते के लिए जौ का दलिया तैयार करने के लिए जल्दी सुबह उठती। एक सुबह बेबी भालू हमेशा से थोड़ा जल्दी जाग गया और अपना दलिया खाना चाहता था, लेकिन वो बहुत गर्म था। मम्मा, क्या हम दलिया ठंडा होने तक जंगल में घूम कर आए? मम्मी, पापा और बेबी भालू मेज पर अपने दलिये को छोड़कर टहलने निकल गए। उसी सुबह गोल्डीलॉक्स पीछे के आंगन में खेल रही थी, अपनी मम्मा के नाश्ता तैयार होने के इंतजार में। लेकिन वो हर रोज एक ही आंगन में खेल खेल कर ऊब गई थी। वो जंगल के घने हिस्सों को देखना चाहती थी। कुछ नहीं होगा अगर मैं सिर्फ टहलने चली गई तो। उसने चारों ओर देखा। ये देखकर कि कोई आसपास नहीं, वो जंगल की ओर जाने लगी। जब वो थक गई तो उसने रुककर चारों ओर देखा। जंगल कितना सुंदर है, इतने सुंदर फूल, पेड़, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई? वो आगे और गहरे जंगल में जाने लगी। इस बीच अपने परिवार के साथ घूमते हुए नन्हे भालू ने एक पेड़ की शाखा पर मधुमक्खी का छत्ता देखा। इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता, ये जरूर शहद से भरा होगा। पापा, क्या हम कुछ शहद खा सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, ये मधुमक्खियों का है, ये उनका घर है। हम किसी के घर में जाकर उनका खाना नहीं खा सकते हैं, ये ठीक नहीं है। आप सही कहते हैं, मुझे नाश्ते के लिए घर जाने तक इंतजार करना चाहिए। इधर गोल्डीलॉक्स इतने लंबे समय तक इतनी दूर तक चलती रही। आखिरकार वो गुम हो गई। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सही रास्ता नहीं ढूंढ पाई। वो सच में थक गई थी और भूख भी लगी थी। वो थकान के कारण बस रोने को ही थी, पर थोड़ा और जल्दी। आखिर में वो सड़क के अंत तक पहुंच गई और वो पेड़ों के बीच बने हुए भालू परिवार के घर में आ गई। वो चुपचाप घर के पास पहुंची, उसके आसपास गई, लेकिन वो किसी को नहीं देख पाई। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने खिड़की में से देखा। उसने टेबल पर 3 गर्मा गर्म नाश्ते से भरी कटोरी देखी। वो फिर से दरवाजे पर वापस गई और इस बार उसने जोर से दस्तक दी। आहा! दरवाजा खुल गया। गोल्डीलॉक्स खुशी से भर गई। वो अंदर देखकर चिल्लाई, क्या कोई घर पर है?
जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो चुपचाप दाखिल हुई। वो टेबल के पास पहुंची। टेबल पर दलिए के 3 कटोरे थे, एक बड़ा, एक मध्यम आकार का और एक छोटा। क्योंकि वो बहुत भूखी थी, वो पहले बड़े को खाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने चम्मच अपने मुंह में डाला, उसका मुंह जल गया। क्योंकि दलिया अभी भी बहुत गर्म था। वो तुरंत मध्यम आकार वाले कटोरे के पास गई, लेकिन वो उसे खाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत ठंडा था। ये बहुत ठंडा है। आखिर में उसने अपने चम्मच को सबसे छोटे वाले में डुबोया। ये दलिया न ज्यादा ठंडा है न ही बहुत गर्म। ये ठीक वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ। तो उसने सबसे छोटे कटोरे वाले में से सारे दलिए को खा लिया। जब उसने अपना नाश्ता कर लिया और उसका पेट भर गया, तो वो चिमनी के सामने 3 कुर्सियों में से एक पर थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। तीनों कुर्सियों में से एक बड़ी थी, एक मध्यम आकार की थी और एक सबसे छोटी थी। पहले उसने बड़ी वाली पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर चढ़ भी नहीं पाई। फिर उसने मध्यम आकार वाली पर कोशिश की, लेकिन ये वाली बहुत सख्त थी। अंत में वो सबसे छोटी पर बैठ गई। ये बहुत ही आरामदायक और बिल्कुल उसके साइज की थी। लेकिन अचानक कुर्सी बहुत तेज आवाज के साथ टुकड़ों में टूट गई। गोल्डीलॉक्स फर्श पर गिर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बगल के कमरे में चली गई और यहाँ 3 बेड थे, एक बड़ा, एक मध्यम आकार का और एक छोटा सा। पहले उसने बड़े बिस्तर पर कोशिश की। ये उसके लिए बहुत बड़ा था और बहुत सख्त भी। दूसरा वाला उसके साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा था, लेकिन बहुत नर्म भी था। तो वो तीसरे और सबसे छोटे बिस्तर पर लेट गई। ये बिल्कुल उसके साइज का था और ये बहुत आरामदायक था। इतना आरामदायक कि गोल्डीलॉक्स एकदम से सो गई। जब गोल्डीलॉक्स सो रही थी, तभी भालू परिवार वापस घर लौट आया। पापा भालू के पास कुछ लकड़ियां थी जो उन्होंने चिमनी के लिए इकट्ठी की थीं। मम्मा भालू के पास ताजा जामुन थे और बेबी भालू बस अपने दलिए के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। जब वे घर पहुंचे, वे सीधे मेज पर गए। पापा भालू ने अपने कटोरे पर नजर डाली और बहुत गुस्से में आ गए। किसी ने तो मेरा दलिया चखा है। मम्मा भालू ने भी अपने कटोरे को देखा। किसी ने मेरे दलिए को भी चखा। और जब बेबी भालू ने अपने कटोरे को देखा तो वो रोने लगा। किसी ने मेरे जौ का दलिया भी चखा, और सिर्फ चखा ही नहीं बल्कि सब खा भी लिया। वे उठे और इधर-उधर देखने लगे। पापा ने चिमनी के सामने रखी अपनी कुर्सी पर ध्यान दिया। कोई तो मेरी कुर्सी पर बैठा था। देखो, ये अलग स्थान पर है। और अब शिकायत करने की बारी मामा भालू की थी। कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा है। और पहले की तरह ही नन्हे भालू ने भी रोना शुरू कर दिया। कोई मेरी कुर्सी पर बैठा भी और इसे तोड़ भी दिया। भालू परिवार हैरान होकर बेडरूम में गया। कोई तो मेरे बिस्तर पर लेटा था। देखो, इस पर सिलवटें हैं। कोई मेरे बिस्तर पर भी लेटा। कोई मेरे बिस्तर पर भी लेटा और अभी भी उसमें सो रहा है। पापा भालू बच्चे के बिस्तर के पास गए और देखा कि कोई सचमुच उसके बिस्तर में सो रहा था। धीरे धीरे उन्होंने उसका कंबल हटाया और वे सचमुच में एक छोटी लड़की को बिस्तर पर सोते देखकर हैरान हो गए। हमारे घर में एक छोटी लड़की क्या कर रही है? इस छोटी
छोटी लड़की से कहो कि अभी मेरे बिस्तर से बाहर निकले। नन्हे भालू के रोने की आवाज से गोल्डीलॉक्स की नींद टूट गई और उसने अपने सामने 3 भालू देखे और वो डर के मारे कमरे से भाग खड़ी हुई। घर से बाहर निकलकर वो बिना पीछे देखे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे किस रास्ते जाना है। ठीक तभी उसने अपने मम्मी पापा को जंगल में आते हुए देखा। जब वो घर वापस नहीं पहुंची थी तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े थे। गोल्डीलॉक्स अपने मम्मी डैडी को देखकर बहुत खुश हुई। वो दौड़कर अपनी मम्मा के गले से लग गई। ओ मम्मी, हम बहुत डर गए थे, तुम ठीक तो हो? अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। मैं आपको बिना बताए कभी कहीं नहीं जाऊंगी। गोल्डीलॉक्स कसकर अपने मम्मी पापा के गले से लिपट गई। उस दिन से अपने वादे के मुताबिक उसने हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानी और उनकी आज्ञा के बिना कभी कुछ नहीं किया। वो हमेशा के लिए एक अच्छी बच्ची बन गई थी। कई साल पहले एक जंगल के पास एक पुराने छोटे से घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। वे खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। बस कमी ये थी कि उनका अपना बच्चा नहीं था। एक बार जब बूढ़ी औरत रसोई में बिस्किट का आटा बना रही थी तो उसका पति आ गया। प्रिय, आज तुम क्या बना रही हो? मेरे प्रिय, आज मैं एक जिंजर ब्रेड आदमी पका रही हूँ। बूढ़ी औरत ने आटा गूंद लिया और जिंजर ब्रेड आदमी का आकार दिया। इसे ओवन में डालने के बाद वो बैठ गई और जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पकने का इंतजार कर रही थी। जब जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पक जाने का स्वादिष्ट गंध पूरी रसोई में फैल गया, उसने अपने ओवन दास्ताने पहने और जिंजर ब्रेड आदमी को बाहर निकाला। अब समय था उसे सजाने का। उसने कैंडी का उपयोग करके प्यारी सी नाक और किशमिश का उपयोग करके आंखें बनाई। फिर उसने बाल और कपड़े बनाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया और आखिर में उसके बटन बनाने के लिए कुछ चेरीज इस्तेमाल किए। उसने अपनी कृति पर एक नजर डाली और कहा, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी सुंदर दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कमी है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, दोबारा देखा और ओह, मैं उसका मुंह तो बनाना भूल ही गई। उसने क्रीम का इस्तेमाल कर जिंजर ब्रेड के चेहरे पर होठ बनाए। अब मेरा जिंजर ब्रेड आदमी पूरा हो गया। उसी पल कुछ अजीब घटना घटी। धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है? तुम बात कर रहे हो? जिंजर ब्रेड आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसने दौड़ना शुरू किया। जी हाँ, और मैं दौड़ भी सकता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी रसोई की बेंच से कुर्सी पर और फिर जमीन पर कूद गया और फिर बगीचे की तरफ जाने के लिए तेज दौड़ने लगा। वापस आओ, लौट आओ, बूढ़ी औरत चिल्लाई। जिंजर ब्रेड बात करते हुए दौड़ रहा था। दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत बगीचे में गई और जिंजर ब्रेड के पीछे भागने लगी। बूढ़े आदमी ने खिड़की से पत्नी को दौड़ते हुए देखा और चिल्लाया, हे, तुम क्यों भाग रही हो? बूढ़ी औरत ने पति को दौड़ते हुए जवाब दिया, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी भाग गया, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत दौड़ रही थी, पर जिंजर ब्रेड आदमी इतना तेज दौड़ रहा था कि उसे पकड़ना असंभव था। कुछ देर बाद जिंजर ब्रेड आदमी एक खेत में पहुँचा। एक चरती हुई गाय ने उसे देख लिया। कितना अच्छा बिस्किट है, मुझे उसे पकड़कर खाना चाहिए। गाय ने भी जिंजर ब्रेड के पीछे भागना शुरू किया। रुको, भागो मत, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। भागो, जोर से भागो। वो बुढ़िया औरत भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर कोई नहीं पकड़ सकता मुझे क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत और गाय जिंजर ब्रेड आदमी के पीछे भाग रहे थे।
और इस बार एक सुअर ने जिंजर ब्रेड आदमी को देख लिया। जिंजर ब्रेड आदमी, मेरे मुंह में पानी आ गया, रुको मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने दौड़ते हुए सुअर को जवाब दिया। भागो, जितना तेज भाग सकते हो। वो बूढ़ी औरत और वो गाय भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जब वे दौड़ रहे थे, जिंजर ब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत, गाय, सुअर दौड़ रहे थे। उसी समय एक मुर्गी जो खाना ढूंढ रही थी, उसने जिंजर ब्रेड को देख लिया। अरे ये तो मेरा दोपहर का खाना है। तो मुर्गी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो जिंजर ब्रेड आदमी, मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो बूढ़ी औरत, गाय और सुअर भी मुझे पकड़ नहीं सका और तुम भी नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जिंजर ब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी दौड़ रहे थे। सभी दौड़ रहे थे, पर जिंजर ब्रेड आदमी सबसे तेज दौड़ रहा था। जिंजर ब्रेड आदमी बहुत खुश था और उसे खुद पर गर्व हो रहा था। मैं दुनिया का सबसे तेज और गतिशील जिंजर ब्रेड आदमी हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जब जिंजर ब्रेड आदमी ने आगे देखा तो सामने एक नदी थी और वो रुक गया क्योंकि वो जानता था कि पानी उसे पिघला सकता था। ओहो, अब क्या करूं मैं? बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी नजदीक आ गए थे। उसी समय पेड़ के पीछे से एक चालाक लोमड़ी आगे आ गया। मैं तैरना जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने इसके बारे में सोचा। अगर तुमने मुझे खा लिया तो? बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे तुम्हें नहीं खाना है, बस तुम्हें उस पार जाने में मदद करूँगा। जिंजर ब्रेड आदमी ने चालाक लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी पूंछ पर बैठ गया। जितना हो सका कस के पकड़ लिया। लोमड़ी नदी में कूद गया और तैरने लगा। इस बीच बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी नदी किनारे पहुँचे और देखा कि जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ी पर बैठकर उस पार जा रहा है। वो उसे जाता देख रहे थे, ये जानकर कि उसे पकड़ नहीं पाएंगे। नदी गहरी हो गई और पानी बढ़ने लगा। अरे लोमड़ी, अपनी पूंछ ऊपर रखो, मैं लगभग गीला हो गया हूँ। मेरी पीठ पर आ जाओ, वो जगह सुरक्षित है। जिंजर ब्रेड आदमी उसकी पीठ पर सरक गया। वे थोड़ी देर तैरते रहे, लेकिन जैसे ही पानी और गहरा हुआ, लोमड़ी की पीठ भी पानी में डूबने लगी। मुझे डर है कि तुम गीले हो जाओगे, तुम मेरे सिर पर क्यों नहीं बैठते? वो और थोड़ा ऊंचा है। जिंजर ब्रेड आदमी उसके सिर पर चढ़ गया। लोमड़ी ने अपनी योजना को अंजाम दिया और सिर पानी में डुबो दिया। पानी बहुत ही बढ़ चुका है, तुम मेरी नाक पर क्यों नहीं बैठते? वो और थोड़ा ऊंचा है। तो जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ी के नाक पर बैठ गया। जैसे ही वो किनारे पहुंचने वाले थे, लोमड़ी ने जिंजर ब्रेड आदमी को नाक से उछालकर अपना मुंह खोला। जिंजर ब्रेड आदमी उसके मुंह में गिरने वाला था और लोमड़ी उसे खाने वाला था, पर ये नहीं हो सका। जब जिंजर ब्रेड आदमी हवा में था, तब ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था। उसने जिंजर ब्रेड आदमी को अपनी चोंच से पकड़ लिया। जिंजर ब्रेड आदमी ने कौवे को और थोड़ा आगे उड़ने दिया, फिर पूछा, कौवे अदरक का बिस्कुट खाते हैं? जैसे ही कौवे ने बोलने के लिए अपनी चोंच खोली, जिंजर ब्रेड आदमी नीचे गिर गया और उससे जितना हो सका जोर से भागने लगा। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो बूढ़ी औरत, गाय, सुअर, मुर्गा और लोमड़ी ने भी मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर नहीं पकड़ सके क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जिंजर ब्रेड आदमी भागता रहा और कभी रुका नहीं। यदि जिंजर ब्रेड आदमी भागते हुए आपसे आगे निकल जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो जिंजर ब्रेड आदमी है और कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। आलसी लड़की। एक बार की बात है, एक पिता और उसकी 2 जवान बेटियां दूर एक देश में एक साथ रह रहे थे।
एक लड़की बहुत मेहनती थी और दूसरी बहुत आलसी। दीदी, क्या आप कभी मदद भी करती हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, अब मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? मेरे नाखून भी टूट जाएंगे। उनके बूढ़े पिता एक मेहनती इंसान थे, इसलिए हमेशा थक जाते थे। शाम को उनके पास सिर्फ सूप और कुछ रोटी ही खाने के लिए होती थी। एक दिन बूढ़े पिता ने अपनी बेटियों से एक निवेदन किया। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सोच रहा था कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और समय आ गया है कि तुम दोनों जिम्मेदारियां उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कोई काम या नौकरी ढूंढो। आप सही कह रहे हैं, मैं कल जरूर कोई काम तलाश कर लूंगी। और तुम्हारा क्या मेरी बच्ची? मेरी बहन को नौकरी मिलनी चाहिए, ये उसकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छा करती हूँ। बूढ़ा अपनी बेटियों को इतना उत्सुक देखकर बहुत खुश था। अगले दिन जब मेहनती लड़की नौकरी की तलाश में घर से निकली तो उसके पिता उसके पास आए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर कभी भी कोई तुमसे मदद मांगे तो उसे मना मत करना। हमेशा तट पर रहना और अपने काम से प्यार करना और जो भी काम करो पूरी लगन से करना। धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी सलाह कभी नहीं भूलूंगी। ये हुई ना बात मेरी बच्ची। मेहनती बेटी अपनी नौकरी खोजने निकल पड़ी, जबकि आलसी बेटी, जिसने कहा था कि वो घर का काम करेगी, उसने कुछ नहीं किया। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और भी गंदा। मेहनती लड़की कई दिनों तक पैदल चलती रही, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दूर चलने पर मेहनती लड़की को सूखी शाखाओं और जड़ों वाला एक पेड़ दिखा। अरे जवान लड़की, क्या तुम मेरी सूखी शाखाओं को साफ कर दोगी और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी? मेहनती लड़की ने पेड़ की सभी सूखी शाखाओं को तब तक साफ किया जब तक कि उसकी हथेलियां घायल नहीं हो गईं और अपने पीने के पानी से जड़ों को भी सींचा। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन अब तुम्हारे पास पानी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद की। मैं अपने लिए पानी ढूंढ लूंगी। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर आगे चलती रही। आगे उसे टूटे और बिखरे हुए हिस्सों के साथ एक चूल्हा मिला। अरे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरी मरम्मत कर दोगी ताकि मैं बेहतर दिखूं? मेहनती लड़की ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और चूल्हे की सभी दरारों को अच्छे से भर दिया। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन तुम मेरी वजह से इतनी गंदी हो गई। ओह कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मेहनती लड़की उस नए से चूल्हे को छोड़कर अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद एक प्यारा मेमना दिखाई दिया, लेकिन वो काला था, सिर से पांव तक कोयले की तरह। हेलो प्यारी लड़की, मैं गलती से कोयले में घुस गया और गंदा हो गया। तुम मुझे नहला दोगी क्या? मेहनती लड़की ने मेमने को झील के किनारे नहला दिया। मेमना पहले की तरह सफेद हो गया और चमक उठा। धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी वजह से भीग गई। तुम्हें मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मैं पहले से ही बहुत गंदी थी, अब मैं साफ हो गई। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर चलती रही। जब अंधेरा हुआ तो उसे एक सुंदर घर मिला। ओह, जहां 7 परियां रहती थी। मेहनती लड़की घर में दाखिल हुई। हेलो, मैं आपके घर बिना अनुमति के आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं एक युवा लड़की हूँ जिसे काम की तलाश है। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो जवान लड़की।
हमारे घर में 7 कमरे हैं। तुम्हें हर दिन सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे, लेकिन 7वें कमरे में भूलकर भी मत जाना। मेहनती लड़की ने नौकरी स्वीकार कर ली। जैसा कि परियों ने कहा था, वो पूरे 1 साल तक हर दिन 6 कमरों की सफाई करती रही। उसने कभी 7वें कमरे में प्रवेश नहीं किया। और जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए तो उसने परियों से घर लौटने की अनुमति मांगी। बेशक जवान लड़की, तुम घर जा सकती हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने 7वें कमरे में कभी प्रवेश क्यों नहीं किया। मुझे अपने काम पर गर्व है। मेरे पिता कहते थे कि अपना काम हमेशा ठीक से करो, चाहे कुछ भी हो। मेरे यहाँ रहते हुए मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और यही मैंने किया। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम देना चाहते हैं। चलो आओ हमारे साथ। परियों ने युवा लड़की को 7वें कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। जब लड़की अंदर गई तो उसने चांदी और सोने के ढेर सारे सिक्के देखे। अब तुम इन सिक्कों के बीच घूमो और जितने भी सिक्के तुमसे चिपक जाएंगे वो तुम्हारे होंगे। मेहनती लड़की सिक्कों में बाएं से दाएं घूम गई। वो बिल्कुल किसी स्टार की तरह लग रही थी जिस पर पैसे लगे हुए थे। फिर मेहनती लड़की परियों को छोड़कर घर लौटने लगी। रास्ते में उसे मेमना मिला, जिसे उसने पहले नहलाया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। मैं आपकी मदद को भूला नहीं प्यारी लड़की। लो, जितने चाहे मोती ले लो। मेहनती लड़की ने मेमने को धन्यवाद दिया और अपनी बाहों और गर्दन को मोतियों से ढक लिया और अपने रास्ते पर चलती रही। चलते चलते अब वो चूल्हे के पास पहुंची, जिसकी उसने जाते वक्त मरम्मत की थी। आपने मेरी जो मदद की उसे मैं नहीं भूला प्यारी लड़की। लो, मेरी गर्मा गर्म रोटियां और केक तुम्हारे हैं। मेहनती लड़की ने चूल्हे द्वारा दी गई रोटियों में से कुछ खा ली और उसमें से कुछ घर के लिए रख ली और अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ा आगे चलने पर उसे पेड़ दिखाई दिया, जिसकी डालियां फलों से ढकी हुई थी। इधर आओ प्यारी लड़की, तुमने जो मदद की उसके लिए मैं आभारी हूँ। ले लो, मेरे सारे अंगूर तुम्हारे हुए। मेहनती लड़की ने धन्यवाद दिया और पेड़ से विदा लेकर चलने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना फलदायी अनुभव है। उसके पिता और आलसी बहन ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। लड़की की गठरी सोने और मोतियों से भरी हुई थी। आलसी बहन को बहुत जलन हुई जब उसने देखा कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है। उन सिक्कों को देखो, मुझे नौकरी पाने के लिए एक अमीर परिवार की तलाश करनी होगी। अगर मेरी बहन के पास मोती हैं तो मुझे पन्ने मिलेंगे। आलसी लड़की ने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी की तलाश में घर से जा रही है। ठीक है मेरी बच्ची, पर तुम तो घर पे भी काम नहीं कर पाती, तो फिर तुम्हें बाहर कैसे काम मिलेगा? आलसी लड़की अपने पिता की बात को पूरा सुने बिना ही चली गई। वो दिन रात चलती थी। थोड़ा और चलने पर वो सूखी शाखाओं वाले पेड़ के पास आई। पेड़ ने लड़की से मदद मांगी। कैसी हो जवान लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस धूप में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। आलसी लड़की आगे बढ़ गई। थोड़ा और चलने पर उसे आगे एक टूटा और बिखरा हुआ चूल्हा दिखाई दिया। चूल्हे ने उससे मदद मांगी। मैं अपने कोमल और नाजुक हाथों को तुम्हारे लिए गंदा नहीं कर सकती। मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। बाय। आलसी लड़की ने चूल्हे की भी मदद नहीं की। तब उसे एक मेमना मिला जो काले कोयले की तरह गंदा था, और मेमने ने उसे स्नान कराने के लिए कहा। छी छी छी, मेरे रास्ते से हट जाओ कल्लूटे।
आलसी लड़की भाग गई। क्या आलसी भेड़ का बच्चा है, खुद को धो भी नहीं सकता। और आलसी लड़की जल्द ही एक बड़े घर में आ गई। आलसी लड़की ने इसका फायदा उठाया और घर की मालकिन 7 परियों से काम मांगा। मुख्य परी ने उसे 1 साल रहने और सिर्फ 6 कमरे साफ करने के लिए ही कहा। भूलो मत जवान लड़की, तुम कभी भी 7वें कमरे में दाखिल नहीं होगी। आलसी लड़की ने महीनों तक अनमने मन से 6 कमरों की सफाई की। हालांकि एक दिन उसने अपनी जिज्ञासा के चलते 7वें कमरे में प्रवेश किया। सोने और चांदी के सिक्कों की बजाय अंदर मधुमक्खियां और चमगादड़ थे। मधुमक्खियों ने आलसी लड़की को इस तरह से काटा कि वो चारों ओर से जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी थी। लड़की तुरंत वहां से चली गई और घर की ओर भागने लगी। जैसे ही वो दौड़ी, उसने मेमने को देखा, जिसके मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। लड़की कुछ मोती पाने के लिए मेमने को पकड़ना चाहती थी, लेकिन मेमना उससे दूर भाग गया। लड़की चलती रही। वो बहुत थक गई थी। उसी पल उसे चूल्हा मिला, जिसकी मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। चूल्हे पर ताजी गरम रोटियां और ब्रेड थे। जब लड़की ने रोटी का एक टुकड़ा लेना चाहा, तो चूल्हा गर्म हो गया और आलसी लड़की के हाथ जल गए। जब आलसी लड़की वहां से भागी, तो वो पेड़ के पास पहुंची, जिसे उसने मदद करने से मना कर दिया था। पेड़ की डालियों पर फलों के गुच्छे थे। जब आलसी लड़की ने कुछ अंगूर लेने की कोशिश की, तो पेड़ दाहिनी ओर झुक गया। लड़की दाईं ओर दौड़ी, लेकिन इस बार पेड़ बाईं ओर झुक गया। इधर उधर भागते भागते वो थक गई। आलसी लड़की ने आखिरकार फल खाने का इरादा ही छोड़ दिया। वो पूरे 2 दिन तक बिना रुके चलती रही और आखिरकार घर पहुंच गई। उसके पिता और बहन ने आलसी लड़की को गंदे कपड़ों में घर लौटते और घायल हालत में देखा और वे बहुत हैरान हुए। आलसी लड़की ने बड़े पछतावे के साथ जो कुछ हुआ था उन्हें बताया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना दर्द देता है। मेरी प्यारी बहन, अब तुम समझ गई कि मेहनती होना कितना जरूरी है। याद रखो बेटी, अगर जीवन में ईमानदार और मेहनती बनोगी तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद आलसी लड़की फिर कभी आलसी और कामचोर नहीं रही। दोनों बहनों ने कड़ी मेहनत की और उन्हें अच्छा फल मिला। और इस छोटे से परिवार का जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर गया। एक बार की बात है, गहरे नीले समंदर के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। मछुआरा प्रतिदिन समुद्र के किनारे जाता और अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी से मछली पकड़ता। वो इस तरह जीने में काफी संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी उसके जितनी खुश नहीं थी। ओहो, उस गंदी झोपड़ी को देखो, हर जगह अंधेरा और नमी। मैं रोज रोज सफाई करके थक गई हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो उसे खुश नहीं कर सका। अगर वो मछली लाता है तो उसे केकड़ा चाहिए, अगर वो सेब तोड़ता है तो उसे नाशपाती चाहिए। एक दिन मछुआरा हमेशा की तरह मछली पकड़ने गया। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को पानी में छोड़ा और इंतजार करने लगा।
कुछ घंटों बाद उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी की नोक आखिरकार कांपने लगी। ओह, एक मछली कांटे से टकराई, लेकिन आउच! ये जरूर एक जिद्दी बड़ी मछली होगी। मछुआरे ने खींचा 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 और अंत में मछली पकड़ने वाली छड़ी की नोक पर फ्लाउंडर को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि ये मछली सुनहरी और चमकीली थी। आप आखिरकार मुझे पकड़ने में कामयाब रहे, है ना मछुआरे? हाँ, क्या तुमने अभी मुझसे बात की? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? आपने सही सुना मछुआरे, लेकिन सुनो, मैं दूसरी मछलियों की तरह नहीं हूँ। मैं वास्तव में एक राजकुमार हूँ जिसके पास जादुई ताकत है। मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा। मछुआरे, मुझे मत मारो। मैं तो कहता हूँ कि तुम एक इच्छा करो और मैं वो पूरी कर दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले कभी बात करने वाली मछली नहीं देखी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो समुद्र में वापस जाओ। मछुआरा बड़े उत्साह के साथ घर लौटा। तुम जल्दी घर क्यों आ गए? क्या तुमने मछली नहीं पकड़ी? क्या तुम फल नहीं ला सकते थे? नहीं नहीं, मैंने एक मछली पकड़ी, लेकिन वो मछली बोल रही थी। उसने मुझे बताया कि वो वास्तव में एक राजकुमार है। क्या? और फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे एक इच्छा मांगने के लिए कहा, लेकिन उस पल में मैं चौंक गया और तुरंत उसे पानी में वापस जाने दिया। तो तुम्हें एक जादू की मछली मिली और तुमने उसे बिना कुछ मांगे पानी में छोड़ दिया? हाँ, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। तुमने उसकी जान बचाई तो बदले में एक इच्छा तो कर सकते थे, जैसे कि घर। जाओ, उस मछली को फिर से पकड़ लो और मुझे खुश करने के लिए नया घर मांगो। मछुआरा अपनी पत्नी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका और समुद्र के किनारे चला गया। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूं एक विश, टिक टॉक टिक टॉक। मछली तुरंत पानी से बाहर आ गई। आप क्या चाहते हैं मछुआरे? मुझे बताओ। मेरी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं है। झोपड़ी में रहकर थक चुकी है। वो एक अच्छा घर चाहती है। तो घर जाओ मछुआरे, उसके पास अब एक नया घर है। मछुआरा घर भागा और उसने देखा कि उसकी पत्नी एक आदर्श घर के सामने खड़ी है। घर अंदर से एकदम नए फर्नीचर से भरा हुआ था और हर जगह बेदाग था। ओह, देखो, हम अब झोपड़ी में नहीं बल्कि शानदार घर में रहेंगे और सब कुछ नया और साफ है। हाँ मेरी जान, अब हम इस घर में हमेशा खुशी से रह सकते हैं, है ना? ये मैं अभी से कैसे बताऊं डार्लिंग? उस रात मछुआरे की बीवी ठीक से सो नहीं पाई। जैसे ही सुबह हुई, उसने नाश्ते के टेबल पर अपने पति से एक और फरमाइश की। सुनो, ये घर मुझे बहुत छोटा लगता है। मुझे एक बड़ा घर चाहिए, एक महल जैसा। क्या? मैं रानी बनना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं समझते? जाओ और मछली राजकुमार से कहो। मछुआरा अपने ख्यालों में समुद्र के किनारे पहुँचा। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूं एक विश, टिक टॉक टिक टॉक। मेरी पत्नी बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों मछुआरे? उसे एक बड़ा महल चाहिए। तो घर जाओ मछुआरे, आपकी पत्नी अब एक बड़े महल में रहती है। जब मछुआरा वापस लौटा तो उसने देखा कि जहाँ उसका घर था वहाँ एक विशाल महल था और उसकी पत्नी महल के एक हॉल में एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी। हाँ हाँ, तुम सच में रानी बन गई हो। हाँ। तो अब क्या तुम खुश हो? नहीं, मैं वास्तव में महारानी बनना चाहती हूँ, रानी नहीं। क्या? एक मछली तुम्हें महारानी नहीं बना सकती, समझी? मछली राजकुमार को ये तय करने दो। चलो हटो, जाओ,
मछली से कहो मुझे महारानी बना दे। गरीब मछुआरा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उदास होकर समुद्र के किनारे गया। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूँ एक विश, टिक टॉक। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो वो इस बार क्या चाहती है? वो महारानी बनना चाहती है। तो घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी अब एक महारानी है। जब मछुआरा दौड़ता हुआ वापस आया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। महल अब पहले से काफी बड़ा हो गया था। इसके अलावा दरवाजे पर पहरेदार थे। दूसरी ओर उसकी पत्नी एक महारानी के रूप में अधिक शानदार सिंहासन पर बैठी थी। अरे वाह, तुम तो सच में एक महारानी बन गई। हाँ। तो क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आज बहुत थक गई हूँ, अब हम सो जाएं। मछुआरा और उसकी पत्नी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। मछुआरा ये प्रार्थना करते हुए सो गया कि उसकी पत्नी उससे और कुछ नहीं चाहेगी। हालांकि उनकी पत्नी को फिर से नींद नहीं आई। वो पूरी रात सोचती रही कि उसे उस जादुई मछली से और क्या चाहिए। एक हफ्ता बीत गया। महिला ने अपने पति को सामने बुलाया और गुहार लगाई। सुनो, समय निकलता रहता है। मुझे समय पर नियंत्रण करना है। मैं बादलों के ऊपर रहना चाहती हूँ और सूरज और चांद पर शासन करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हारे लिए ये पैसे, महल काफी नहीं है क्या? अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो अभी मत्स्य राजकुमार के पास जाओ और उसे मेरी इच्छा बताओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, कृपया अब रुक जाओ। लेकिन क्या तुम नहीं चाहते मैं खुश रहूं? मछुआरे ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर से समुद्र के किनारे चला गया। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूँ एक विश, टिक टॉक। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। मुझे अफसोस है इस बात का मछुआरे। वो इस बार क्या चाहती है? मेरी पत्नी समय को नियंत्रित करना चाहती है। वो बादलों के ऊपर एक महल में सूर्य और चंद्रमा पर शासन करना चाहती है। ठीक है मछुआरे, घर जाओ। आपकी पत्नी के पास अब वो है जो वो चाहती है। जब मछुआरा दौड़ता हुआ वापस आया तो ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही महल। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि बादल उससे बहुत दूर है। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। मछुआरा वापस समुद्र के किनारे गया और मछली राजकुमार को बुलाया। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूँ एक विश, आ जाओ कर दो पूरी विश, टिक टॉक। मेरी पत्नी को क्या हुआ? मैंने अब भी उसकी इच्छा पूरी की है। उसने बादलों के ऊपर समय पर राज करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो ना तो आप उसे देख सकते हैं और ना ही वो आपको देख सकती है। ओ राजकुमार, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन मैंने कभी तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने हमेशा अपने पत्नी के लिए ही मांगा। कृपया मेरी मदद करो, मुझे मेरी पत्नी वापस दे दो। तुम सही हो मछुआरे। मुझे बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहे और बहुत खुश रहे, ये मेरी इच्छा है। अच्छा मछुआरे, घर जाओ। तुम्हारी पत्नी के पास खुश रहने के लिए सब कुछ है। मछुआरा बड़े उत्साह के साथ घर की ओर भागा और वो इस नई स्थिति को देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी पुराने दिनों की तरह ही कुटिया के सामने उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओ मेरे पति देव, मेरी
मेरे पास जो कुछ था उसकी कीमत मुझे समझ में नहीं आई। मैं वास्तव में इस छोटी और प्यारी सी झोपड़ी में तुम्हारे साथ खुश थी। ओह, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन से मछुआरे की पत्नी समझ गई कि छोटी छोटी चीजें भी खुशी ला सकती है। इस प्रकार वे हर दिन स्वादिष्ट भोजन के साथ एक साफ घर में खुशी से रहने लगे। लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों, तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें। ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती, लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी, जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह, देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह। ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो, उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन। कुछ तो अकल की बात करो। हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी।
कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपसे इतनी जिद नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगी। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया।